नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजू भाई अमर रहे, जय आयुर्वेद। साथियों मैं अब आपको ग्रीष्म ऋतु की जो बात चल रही है, और ग्रीष्म ऋतु में शास्त्रकार बल्कि तीन ऋतुओं में, खासकर तीन के भी चार ऋतुओं में, साल के लगभग 6 से 7-8 महीने में एक बात पे शास्त्रकार बहुत जोर देता है, और वो कहता है कि मतलब इन कुछ खास पर्टिकुलर ऋतुओं में मतलब जो भी दाम्पत्य जीवन है उसमें संभोग से बचना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, ऐसा शास्त्रकार बार बार कह रहा है। और इसका ग्रीष्म ऋतु में भी खासकर जिक्र दिया हुआ है, और ऋषि चरक बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बता रहे हैं आपको। अगर मैं इसकी आपको बात करूं तो जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल स्पष्ट बताया हुआ है कि पहले संस्कृत में बताया हुआ है, उसकी हिंदी इसने बताई कि इसका तात्पर्य है नर और नारी दोनों ही मैथुन की अभिलाषा ना करें, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु पूर्ण रूप से आदान काल है। ये आदान काल का हिस्सा है, रस तत्व का आचूषण करता है, अतः मुक्त पदार्थों के सर्वोत्तम प्रतिफल। मतलब स्पष्ट लिखा कि इसमें शरीर वयों में स्थित वीर्य की हानि इस समय जीवन हानि के समान है। अगर आप इस समय वीर्य की हानि करोगे तो जीवन की हानि करने के समान है। तो साथियों इस समय इस चीज को, वीर्य का नाश बिल्कुल नहीं करना और बचा के रखना, चाहे भले ही आप दाम्पत्य जीवन में हो। इसका मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूँ साथियों। आप देखिए, जब भी आप भारत की वैवाहिक परंपरा में जाओगे, या मान लीजिए क्या होता था, जो लगभग जो शादियां जो भारत में होती थी सर्दियों में ही होती थी, जब गेहूं की बिजाई वगैरह के बाद होती थी। और भारत में एक परंपरा रही है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो जब भी विवाहित जो जोड़ा होता है, शादी होती है, तो आपने सुना होगा कि जो सामण होता है, मतलब जो वर्षा ऋतु होती है, उस वर्षा ऋतु में जो मतलब दुल्हन होती थी वो अपने घर चली जाती थी 1 महीने के लिए। मतलब सामान में जब पहली बार शादी होती है तो कभी भी दुल्हन क्या होती है, मायके नहीं रह सॉरी ससुराल में नहीं रहती, अपने मायके चली जाती है। तो साथियों हमें सामान्य सी चीज़ लगती थी, और हमें लगता था कि ये पता नहीं क्यों ऐसे मतलब ये बनाए हैं कि मतलब, लेकिन ये चीज़ें इतनी साइंटिफिकली थी। जब मैंने वर्षा ऋतु का एक बार जब वो पढ़ा, तो वर्षा ऋतु में लिखा था कि वर्षा ऋतु में कभी भी इस तरह, मतलब चाहे वो नए नए दाम्पत्य जीवन में भी आप हो, तो कभी भी वीर्य की हानि आपको या कभी भी संभोग नहीं करना, क्योंकि उस समय वायु इतना बढ़ जाता है मिलने से, मतलब वात इतना कुपित होता है कि उस ऋतु में बिल्कुल पहली लाइन से मना किया हुआ है। तो इसलिए इस लॉजिक के पीछे जानबूझ के मतलब उसको वर वधु को अलग किया जाता था, ताकि उस समय संतान की उत्पत्ति भी ना हो। तो साथियों इतना साइंटिफिक जो भारत का इतिहास रहा है, भारत की जो ऋतुचर्या रही है, भारतीय जो परंपराएं रही हैं, जो सामान्य जीवन में थी, जिसको हम समझ ही ना पाए, इतना साइंटिफिक शादी किस समय करनी, किस मौसम में शादी करनी। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर पे 3 कार्ड आए हुए हैं, तो जो बच्चे जिनकी शादी अभी होगी, उनका जीवन स्तर जो है, या उनको अगर बच्चे प्लान करने गलती से वो बच्चे वो पैदा करेंगे, तो कितनी हानि बच्चों को होगी, कितनी हानि उनके शरीर को होगी, पता ही नहीं है। मतलब हमने इस पार्ट को इतना हल्के में ले लिया कि हमें यही नहीं पता कि मतलब साल की किन ऋतु में आदान काल है, किस ऋतु में बढ़ता काल है, किस ऋतु में ये चीज़ मतलब आपको वीर्य का मतलब संभोग नहीं करना है, किस समय बचा के रखना है। इतना बड़ा आयुर्वेद का पार्ट छोड़ दिया, और पता नहीं क्यों मतलब हमें लगता कि पूरा साल बराबर है, या हमें बच्चे किस समय पैदा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीर्य किस समय पुष्ट होता है शरीर में। एक बहुत बड़ा विज्ञान हमसे पीछे छूट गया है। लेकिन मैं अभी एक बार आपके लिए इतना ही निवेदन करूंगा कि कम से कम इस ऋतु में भी, चाहे नया दाम्पत्य भी हो, आपको अपना खासकर पुरुष को वीर्य बचा के रखना है, क्योंकि इस मौसम में वीर्य नष्ट की हानि मतलब आपके जीवन की हानि के समान है। और कोई बच्चे की प्लानिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है, और शादी भी हो सके संभव हो तो इस मौसम में शादियां भी अपने बच्चों की नहीं करनी चाहिए। वो मैं कभी इसमें लंबे विषय के लिए आऊँगा लाइव, या कभी लंबी वीडियो बना के डालूंगा किस मौसम में कौन सा मौसम सबसे अच्छा इस चीज़ के लिए है। अभी के लिए इतना आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को मतलब अपना रस जो है उसको बचा के रखना है, वीर्य को बचा के रखना। साथियों वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता।